बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं जनाब आप सब लोग। और आज इंशाअल्लाह ताला हम एक नया टॉपिक शुरू करने के लिए जा रहे हैं, बल्कि एक ऐसा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसके बारे में बच्चे आम तौर पर बड़े वरीड नज़र आते हैं और बच्चों का ख्याल है कि ये शायद सबसे मुश्किल टॉपिक है क्यूएम का। वो जो एक ऑब्वियस सी सेइंग है ना क्यूएम के अंदर कि जी एएफसी के अंदर बस एक ही पेपर है, वो क्यूएम है, और क्यूएम के अंदर बस एक ही टॉपिक है जो कि फाइनेंस है। अमूमन बच्चों का ख्याल है कि ये एक बड़ा मुश्किल टॉपिक है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है और कोई इस तरह की बातें हैं। लेकिन इंशाल्लाह आज से हम शुरू कर रहे हैं। द मोस्ट फेवरेट टॉपिक, मेरा ज़ाती हैसियत से सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट टॉपिक, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह की उस पर उम्मीद करके ये बात कहते हैं कि ये टॉपिक आज शुरू हो रहा है। आप देखिएगा ये टॉपिक कब शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ, कहाँ डिफ़िकल्टी लेवल आया, अल्लाह ने चाहा तो इसका आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि कब ये टॉपिक शुरू हुआ था, कहाँ इसमें कोई डिफ़िकल्टी लेवल ऐसा आया कि जिसकी वजह से आप लोग इसको मुश्किल टॉपिक कंसिडर करते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो एक वैल्यू एडिशन भी फील होगी कि अच्छा यार, हम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम इस प्रोफेशन में आए हैं, बिजनेस स्टडीज़ में आए हैं, तो हमारी सोच के अंदर क्या चेंज आई है। अब हमारी डिसीजन मेकिंग, हमारे देखने का अंदाज और एक आम इंसान के देखने के अंदाज में जो फ़र्क है, ये वो टॉपिक भी क्रिएट करेगा। अगरचे क्योंकि ये भी आप एएफसी लेवल पर पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हम अपनी सिलेबस लिमिट्स के अंदर रहकर इसको देखेंगे, उस तक इस सारे को लेकर चल रहे होंगे। लेकिन अल्टीमेटली ये टॉपिक हमारा सीए फाइनल तक आपने इसको लेकर चलना है। बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस के नाम से आएगा ये, उसकी एक बुनियाद अल्फ़ाबेट्स हम यहाँ पर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। फाइनेंस का बेसिक एक कॉन्सेप्ट जहां से हम इसका आगाज करते हैं, शुरू करते हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। फाइनेंस का एक बेसिक कॉन्सेप्ट, एक बेसिक आइडिया, वो क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टीवीएम। द आइडिया दैट मनी दैट इज अवेलेबल एट द प्रेजेंट टाइम is worth more than the same amount in future due to its potential earning capacity। क्या मतलब हुआ इस सारी बात का? हम कहते हैं एक शख्स के पास that is available at present time is worth more than the same amount in future। इस सारी बात का मतलब क्या है? मसलन आपके पास, किसी शख्स के पास आज 100,000 रुपीज हैं, या उसको कहा जाए नहीं यार अभी ना मुझसे ये पैसे लो, ये 100,000 मैं आपको दूंगा लेकिन 1 साल के बाद, और दूंगा कितने? 100,000। बड़ी अहम बात लिखी है, सेम अमाउंट इन फ्यूचर। आज 1 लाख रुपया, आज 100,000 रुपीज, या साल के बाद 100,000 रुपीज, ये बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है, क्यों सेम नहीं है? ड्यू टू इट्स पोटेंशियल अर्निंग कैपेसिटी। अर्निंग कैपेसिटी एक फाइनेंस का एक अहम कॉन्सेप्ट। मनी कैन अर्न, मनी कैन अर्न, पैसा अर्न कर सकता है। पैसे के अंदर एक अर्निंग कैपेसिटी मौजूद है। अगर ये कैपेसिटी मौजूद ना होती, हम इस पर बिलीव करते फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में, कि यार पैसा अगर मैं खाली अपने पास रखकर बैठा रहूं तो इससे कोई फायदा हासिल नहीं किया जा सकता। पैसे से पैसा कमाने के लिए कोई बिजनेस करना जरूरी है, तो फिर ये सारा कॉन्सेप्ट कोलैप्स कर जाएगा।
ठीक है ना। फिर इस कॉन्सेप्ट की कोई वैलिडिटी नहीं है। इस कॉन्सेप्ट की वैलिडिटी क्या है? मनी कैन अर्न, अर्निंग कैपेसिटी, बगैर कारोबार किए, बगैर रिस्क लिए मनी कैन अर्न। आपने रिस्क नहीं लेना। अगर आपके पास पैसे हैं, आप कोई कारोबार ना करें, तब भी पैसा के अंदर अर्निंग कैपेसिटी मौजूद है। दिस इज कॉल्ड अर्निंग कैपेसिटी ऑफ मनी विदाउट टेकिंग रिस्क। मसलन आप गवर्नमेंट के किसी ट्रेजरी उसके अंदर पैसे जमा करवा देते हैं, गवर्नमेंट के कोई बॉन्ड्स परचेज कर लेते हैं, ये कॉरपोरेट फाइनेंशियल बैंक्स, कॉरपोरेट बैंक, कमर्शियल बैंक्स के अंदर आप पैसे डिपॉजिट करवा देते हैं। प्रैक्टिकली आप कोई रिस्क नहीं ले रहे, ठीक है ना, कोई रिस्क नहीं ले रहे। जीरो रिस्क के साथ बैंक आपको एक इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है। ये क्या हो रहा है? अर्निंग कैपेसिटी ऑफ मनी। अब हुआ क्या, मैंने एक शख्स से आज 100,000 रुपीज लेने थे, वो कहता है आप 1 ईयर के बाद मुझसे 100,000 ले लें। अगर तो वो मुझे 100,000 ही दे रहा है तो मेरा एक नुकसान हो गया। ये कॉन्सेप्ट कहता है मेरा एक लॉस हो गया। क्या लॉस हो गया? अर्निंग कैपेसिटी। अगर बैंक मुझे 12% पर एनम पे कर रहा था, तो ये वाला पैसा अगर मैं अपने दोस्त को ना देता, उस बैंक में रखता, तो ये आज 100,000 ना होते बल्कि बढ़कर 100,000 एंड 1200 हो चुके थे। 12,000 रुपया इसने कमा लेना था। अर्निंग कैपेसिटी ऑफ मनी। अच्छा, अमूमन हम क्लास में एक रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। आमतौर पर हम जब फाइनेंस का टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो हम क्लास में एक रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि जब तक हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, फाइनेंस के चैप्टर को पढ़ रहे हैं, आपने 2 सवाल मेरे से नहीं पूछने हैं। ठीक है, मैं फतवा नहीं दे रहा, 2 सवाल आपने मेरे से नहीं पूछने हैं। नंबर 1, सर ये इंटरेस्ट है। दूसरा सवाल, सर ये हलाल है कि हराम। ये 2 सवाल फॉर द टाइम बीइंग आपने पुट नहीं करना है। अपने आप को जरा थोड़ा सा रोक के रखना है, इन 2 सवालों में अपने जहन को नहीं उलझाना कि ये इंटरेस्ट है, यस इसको हम इंटरेस्ट बोल सकते हैं, ये हलाल है कि हराम है। हलाल और हराम का फैसला तो कोई मुफ्ती साहब फरमाएंगे जो जिनके पास अथॉरिटी है इसके ऊपर बात करने के लिए। किसी रिनाउंड अपने दौर के किसी अच्छे आलिम दीन से पूछना चाहिए। लेकिन बीइंग अ टीचर, मैं कहता हूँ शायद किसी लेक्चर में मैं इसके हलाल और हराम होने पे बात कर दूं एंड में जाकर। मेरा नुक्ता नज़र क्या हो सकता है, लेट्स अज्यूम। लेकिन फिलहाल जब तक हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं कर रहे। ठीक हो गई बात? बल्कि इसको ऐसे समझेंगे, अपने जहन को ऐसे समझाएंगे, क्योंकि दिमाग बार बार इधर ही जाएगा, बार बार इधर ही जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि MBBS की तालीम हासिल करना हलाल है कि हराम है। तब कहेंगे सर ये क्या सवाल हुआ, ये तो हलाल ही है। नहीं, MBBS की तालीम हासिल करने के बाद खुदा ना खास्ता कोई डॉक्टर, हमारे मुल्क में तो इस तरह के केसेस होते रहे, लोगों के किडनीज चुरा लेते थे ड्यूरिंग ऑपरेशन। इल्म तो वही पढ़कर आए थे ना MBBS वाला, उस इल्म की एप्लीकेशन गलत कर दी तो काम खराब हो गया। इसका मतलब है किसी इल्म के पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके इस्तेमाल में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसलिए फॉर द टाइम बीइंग मैं बार बार कह रहा हूं, आपने अपने जहन को इस उलझन में बिल्कुल नहीं उलझाना कि ये हलाल है, ये हराम है, ये हलाल है, ये हराम है। फिलहाल हम इसका एक नाम भी डिफरेंट रखने जा रहे हैं। ये जो अर्निंग कैपेसिटी है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, हम एक थोड़े से डिफरेंट नेम से इसको पुकारते रहेंगे। क्या किस नतीजे पर पहुंचे? अगर सेम अमाउंट मिलनी है, अगर सेम अमाउंट मिलनी है, एक शख्स कहता है 100,000 रुपीज मेरे से आज ले लो या फिर 1 साल बाद ले लेना। अच्छा वैसे ही सोचें, फाइनेंस को छोड़ें,
आपको ये ऑप्शन मिलती है कि या 1 लाख रुपया मुझसे अभी ले लें या 1 साल बाद ले लें। तो आपको कौन सी बात में अट्रैक्शन नजर आ रही? आप कहेंगे जी अभी दे दें, साल बाद में तो कोई अट्रैक्शन नजर नहीं आ रही। यही तो हम कह रहे हैं। क्या जी? जो प्रेजेंट में अमाउंट है अगर सेम है तो अच्छा, आप सोच में पड़ जाएंगे। जरा देखिए, मैं दोबारा एक सवाल आपसे पुट करता हूं। मैं कह रहा हूं यार अभी 1 लाख रुपया ले लो या 1 साल के बाद मेरे से 1,20,000 ले लेना। तब आप फौरन फैसला नहीं कर रहे, आप सोच में पड़ गए हैं यार उधर 1,20,000 मिलेंगे, अभी तो शायद मुझे जरूरत भी है कि नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? जब अमाउंट सेम नहीं है ना, उसका जिक्र नहीं कर रहे, उसमें नहीं हम फतवा जारी कर रहे कि जी कौन सी ज्यादा है, नहीं। अगर अमाउंट सेम है, मैं कहता हूं 1 लाख अभी ले लें, 1 लाख 1 साल के बाद ले लें। आप छोटे से बच्चे से भी पूछेंगे अभी दे दें। यही फाइनेंस कह रही है कि अगर सेम अमाउंट की बात हो रही है तो जो अमाउंट आज मिल रही है, टुडे मिल रही है, और अगर यही अमाउंट मुझे आगे चल के मिलनी है तो फिर आज वाली ही बेहतर है। फिर टुडे वाली अमाउंट बेहतर है, फ्यूचर वाली अमाउंट बेहतर नहीं है। द आइडिया दैट मनी दैट इज अवेलेबल एट प्रेजेंट टाइम इज वर्थ मोर देन द सेम अमाउंट। अंडरलाइन कर लें आपने जहां इसको लिखा है, सेम अमाउंट इन द फ्यूचर। क्यों? ड्यू टू इट्स पोटेंशियल अर्निंग कैपेसिटी। बिकॉज मनी अर्न कर जाएगी, ग्रो कर जाएगी, बढ़ जाएगी। इस वजह से जो आज के 1 लाख रुपया है वो फ्यूचर के किसी भी 1 लाख रुपए से उसकी वैल्यू ज्यादा है। हाँ, अगर वो बराबर नहीं है तो फिर कौन सी ज्यादा है, इसको हम बाद में देखेंगे, पढ़ेंगे। बेसिकली इस चैप्टर को, फाइनेंस को पढ़ने का एक रीजन ये भी है। वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन फाइनेंस इज दैट मनी हैज टाइम वैल्यू अटैच टू इट। व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी? अच्छा, बहुत सारी चीजों की टाइम वैल्यू है, ये सिर्फ मनी का इशू नहीं है। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स व्हिच हैव अ टाइम वैल्यू कॉन्सेप्ट इन इट। मसलन आप घर किराए पर लेते हैं तो रेंट क्यों पे करते हो? रेंट पे करते हैं। जब आप घर किराए पर लेते हैं तो रेंट पे करते हैं। क्यों पे करते हैं? क्योंकि आप उस शख्स का घर इस्तेमाल कर रहे हैं और उस यूजेज का उसको रेंट पे कर रहे हैं। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, आपको बिल्कुल फौरन से समझ में आता है कि हाँ सर ऐसे ही होता है। ओके, आपके घर पे कोई फंक्शन है, नाइट का फंक्शन है, आपको जनरेटर किराए पर मंगवाना पड़ता है, आप उसका रेंट पे कर देते हैं, बिल्कुल खुशी से रेंट पे कर देते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आपको पता है मैं रेंट इसका यूज कर रहा हूं, इस वजह से मैं इसको पे कर रहा हूं। एनीथिंग जो आप यूज करते हैं उसका आप किराया पे कर रहे हैं। वो घर है, वो गाड़ी है, वो जनरेटर है, वो कोई भी चीज है। देयर आर नंबर ऑफ थिंग जो रेंट पर अवेलेबल है। ऐसे ही इसी तरह से अगर मैंने किसी का पैसा इस्तेमाल करना है तो मैं उसका किराया पे कर दूंगा। क्या कह रहा हूं मैं? अगर मैंने किसी का घर इस्तेमाल करना है तो मैं उसका किराया पे कर दूंगा। अगर मैंने किसी की गाड़ी इस्तेमाल करनी है रेंट अ कार वाले से, मैं उसका रेंट पे कर दूंगा, किराया पे कर दूंगा। मैंने किसी का जनरेटर यूज करना है तो मैं रेंट पे कर दूंगा। मैंने किसी का पैसा इस्तेमाल करना है तो मैं रेंट पे कर दूंगा। क्या ख्याल है? ऐसा ही है ना? आप रेंट पे कर देंगे।
अब यहीं से इख्तलाफ शुरू होता है ना, हलाल हराम का फतवा। अभी मैं वो इसीलिए बार बार कहूँ, इस तरफ नहीं जाना कि सर ये हलाल हो गया ये हराम हो गया। अभी हम इसके हलाल और हराम की गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अभी हम इसके जायज और नाजायज होने पर बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। कॉन्सेप्ट समझ आएगा तो फिर हलाल और हराम पे आप कभी जिंदगी में खड़े होकर बात करेंगे ना। अगर आपका ज़ौक हो, आपका शौक हो इल्म हासिल करना, तो आप बेटर पोजीशन में होंगे सम टाइम इसको एक्सप्लेन करने के, बिकॉज आपको ये पता तो होगा ना ये इंटरेस्ट होता क्या है। तो फिलहाल इंटरेस्ट को मैं क्या कह रहा हूं, इंटरेस्ट क्या है? पैसे का किराया, ठीक है, ताकि आप हलाल और हराम में। अच्छा एक बात और मैं क्लैरिफाई कर दूं, मैं इसके हलाल होने का फतवा नहीं दे रहा हूं इस वक्त, बल्कि शायद मैं एक आम आलिम दीन से ज़्यादा सख्ती से इंटरेस्ट को हराम समझता हूँ, बिकॉज अल्लाह का एहसान है, उसका करम है, मैं इस शोबे को समझता हूँ। मुझे तो वो दलील भी समझ आती है कि अच्छा अल्लाह ताला ने इतना सख्ती से सूद को क्यों हराम करार दिया, इतने सख्त वईद इसके ऊपर क्यों आ रही है कि ये अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है। एक बड़ा सख्त अल्फाज है, तो कहीं मिस अंडरस्टैंड ना करें आप इसको कि जी मैं कोई इसके हलाल होने का, लेकिन नहीं, मैं अभी ये कह रहा हूं पहले इसको समझते हैं, फिर आप बात कर लीजिएगा जाकर अपने आलिम दीन से, वो आपको समझा देंगे कि ये हलाल है या हराम है। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोगों को के फतवे मौजूद हैं जिन्होंने ये तो बात बताई इसको पढ़ना बिल्कुल हलाल है। मैं ये आपको समझा दूं, इसके पढ़ने में कोई हराम का कंपोनेंट शामिल नहीं है, इसलिए फिलहाल हमारा फोकस इसके पढ़ने के ऊपर है, ना कि इसके हलाल और हराम के ऊपर है। सो इंटरेस्ट क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी किसको कहते हैं? पैसे का किराया। आसान लैंग्वेज, जरा देसी लैंग्वेज पर आ जाए, पैसे का किराया। अब तो जरा वो रिवाज खत्म हो गया ना, वरना जब हमारा बचपन था तो सादा दौर था, साइकिल भी किराए पर मिला करती थी। आप जाते थे, आपको कोई काम था, आपके पास साइकिल नहीं, आप एक शख्स होता था वो साइकिल रेंट पर देता था, आप जाते थे उससे 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, पूरे दिन के लिए साइकिल किराए पर ले लेते थे। तो चीज़ें किराए पर लेना और उनको इस्तेमाल करना ये इंसानी ज़िंदगी का एक एलिमेंट रहा है, मौजूद है, हमेशा से रहता रहेगा। इस वक्त हम ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ क्या है? ये पैसे का किराया है। यार उससे कहेगा मुझे ज़रा वो दे दे, तो चलता रहना है लेक्चर पे। अच्छा जी ओके, थिनर के साथ ना जरा वेट दे दे। अच्छा जी, तो ये क्या हो गया? ये आ गया जनाब टाइम वैल्यू ऑफ मनी। 2 कॉन्सेप्ट आपने देखे हैं, लिख लें अपनी कॉपी के ऊपर, शाबाश। क्या जी? एक कॉन्सेप्ट हमने देखा है अर्निंग कैपेसिटी ऑफ मनी, मनी कैन अर्न। और जब हम कहते हैं ना अर्निंग कैपेसिटी ऑफ मनी, इसका मतलब है रिस्क लिए बगैर। रिस्क के साथ तो फिर हम हाई रिस्क हाई रिटर्न आगे बातें करेंगे कभी चल के, जरा ये थोड़ा आगे चल पड़े। इस जिस अर्निंग का अभी हम जिक्र कर रहे हैं, ये कौन सी अर्निंग है? ये वो अर्निंग है विदाउट टेकिंग रिस्क, रिस्क लिए बगैर, रिस्क लिए बगैर जो पैसे से हम पैसा कमा सकते हैं, उसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोलते हैं। आज का पैसा उसकी वर्थ ज़्यादा है बनिस्बत सेम अमाउंट मुझे फ्यूचर में मिले। आज 1 लाख रुपया मिले, या साल के बाद 100,000 मिले, या 2 ईयर्स के बाद 100,000 मिले, या 5 ईयर के बाद 100,000 मिले, तो आज वाले 100,000 की वर्थ ज़्यादा है। मुझे चूज़ करना हो तो मैं हमेशा क्या कर रहा हूँ? आज वाले को चूज़ कर रहा हूँ। ये सारी बातें आपको समझ आती। तो असल में जो फ्यूचर की मनी है, इसको आगे जाकर मैं फर्दर टेकअप करूंगा। मुझे फ्यूचर में अगर कोई पैसे देने हैं आपने, तो आपको मुझे 2 चीजें देनी पड़ेगी, एक तो मेरे पैसे और एक उसकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जैसे जब आप किसी शख्स का घर किराए पर लेते हैं, तो जब उसको वेकेट करते हैं, घर खाली करते हैं, तो
तो उसका घर उसको वापस करते हैं, और जितना अरसा आपने उसका घर इस्तेमाल किया होता है उसका रेंट आप उसको पे करते हैं, या मंथली पे कर चुके होते हैं, सम टाइम एडवांस पे कर चुके होते हैं। ठीक है ना? आज का पैसा और फ्यूचर की टाइम वैल्यू ऑफ मनी। चलिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने आपका बिल्ड कर लिया। अब आते हैं जी चंद छोटी छोटी सी टर्मिनोलॉजीज की तरफ जो लफ्ज इस्तेमाल हो रहे होंगे कहीं पर। नंबर 1, दो पार्टीज का हम जिक्र कर रहे हैं अभी आपके साथ। पहली पार्टी है बोरोवर। कौन है ये? बोरोवर, अ पर्सन और कंपनी दैट हैज रिसीव्ड मनी फ्रॉम अनदर पार्टी। यानी ये कौन बंदा है? जिसने उधार लिया है। बोरोवर जो किसी से उधार पैसे ले रहा है, जो किसी की चीज इस्तेमाल करना चाह रहा है, किसके अगेंस्ट? रेंट के अगेंस्ट, ऑब्वियसली। फिर उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में लाइए दोबारा। आपने किसी की गाड़ी इस्तेमाल करनी है, रेंट अ कार वाले की गाड़ी इस्तेमाल करनी है, तो क्या करेंगे? रेंट अ कार वाले की गाड़ी इस्तेमाल करनी है तो क्या करेंगे? उसको किराया पे करेंगे, उसकी गाड़ी इस्तेमाल कर लेंगे। ये वो आदमी है जिसने गाड़ी इस्तेमाल करनी थी, लेकिन यहाँ चीज वो क्या ले रहा है? गाड़ी नहीं ले रहा बल्कि पैसा ले रहा है। ठीक होगी ना बात? इसने पैसा इस्तेमाल करना है। अब पर्सन, ये कोई पर्सन, नेचुरल पर्सन हो सकता है, मैं, मेरा दोस्त, ह्यूमन बीइंग, मेल फीमेल सब पर्सन, और कंपनी, लीवर ब्रदर, फलां चीज, कोई और कंपनी। ठीक है, किसी कंपनी ने पैसे उधार लेने, पर्सन ले या कंपनी ले। मसलन एक बैंक से लोन लेना है, मैं अपनी जाती कैपेसिटी में भी ले सकता हूं, किसी कंपनी का डायरेक्टर होने की हैसियत से भी ले सकता हूं। पर्सन और कंपनी हैज रिसीव्ड मनी फ्रॉम अनदर पार्टी विद द एग्रीमेंट दैट मनी विल बी रीपेड, उसके पैसे वापस कर दूंगा, along with किराया। इंटरेस्ट को हमने क्या कहा? किराया। कि भाई देखें, जब आप घर किराए पर लेते हैं तो क्या एग्रीमेंट करते हैं कि भाई आपका घर भी सही सलामत आपको वापस कर दूंगा और आपको हर महीने किराया भी देता रहूंगा। ऐसे ही होता है ना? या आप कहते हैं कि नहीं जनाब, मुझे सर किराए पे घर दे दें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ना आपको घर वापस करूंगा और ना किराया दूंगा। क्या ख्याल है? ऐसे तो नहीं हो सकता ना। अगर ये आप पहले ही बता देंगे फिर तो कोई घर आपको देखने भी नहीं देगा, किराए पे देना तो बड़ी दूर की बात है। आप कहीं से गाड़ी किराए पर लेने जाएं किसी रेंटा कार वाले के साथ, उसे कहें जनाब गाड़ी दिखाएं, ये करें, उसके कहें इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ना आपको गाड़ी मिलेगी ना किराया मिलेगा। तो क्या होगा जी? ये सोचिए, यही वो बात है। इसीलिए लिखा हुआ है विद द एग्रीमेंट दैट मनी विल बी रीपेड, उसके पैसे वापस कर दूंगा, थिनर के साथ उसके पैसे वापस कर दूंगा और किराया वापस कर दूंगा। ठीक है ना? उसके पैसे वापस कर दूंगा और किराया वापस कर दूंगा। ओके, बात समझ आई? ये शख्स कौन है? इसे हम टेक्निकली क्या करें? बोरोवर है, जिसने अमाउंट बोरो की है। एक दूसरा, दो पार्टियों का एग्रीमेंट आएगा ना। एक दूसरा शख्स है लेंडर, जिसने इसको पैसे दिए हैं। असल में ये मालिक है और ये किराएदार है। अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट मेक्स अ लोन, जो उधार देती है। अब क्योंकि ये मनी का जिक्र हो रहा है, पैसे का जिक्र हो रहा है, lender give money to borrower with the expectation of repayment in timely manner, almost always with interest। कोई बात, इसने पैसा क्यों दिया है? इंटरेस्ट कमाने के लिए, इस यकीन के साथ कि इसका पैसा भी इसको वापस मिल जाएगा और इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। इसने पैसे लिए हैं इस गारंटी के साथ
कि इसका पैसा इसको वापस कर देगा टाइमली, और इंटरेस्ट भी दे देगा, किराया भी दे देगा। इसका मतलब है ये शख्स लेंडर इंटरेस्ट अर्न करना चाहता है, ये इसकी अर्निंग है, और ये शख्स उस पैसे को इस्तेमाल करना चाहता है अगेंस्ट इंटरेस्ट। जैसे ये ओनर ऑफ द हाउस है, इसने घर किराए पर दिया हुआ, इसको, ये किराएदार है, ये मालिक है। इसने क्यों किराए पे घर दिया है? ये किराया कमाना चाहता है। इसने क्यों घर लिया हुआ है? ये घर को इस्तेमाल करना चाहता है अगेंस्ट रेंट। कि वही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ये वही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। एक शख्स ने चीज किराए पर ली है, दूसरे ने चीज किराए पर दी है। कभी गाड़ी लेते हुए ये गाड़ी का मालिक था और इसने गाड़ी किराए पर ली थी। कभी घर किराए पर देते हुए ये घर का मालिक था और ये किराएदार था घर का। आज हम पैसे की बात करें, ये पैसे का मालिक है और ये पैसे का किराएदार है। लेकिन अब हम टेक्निकली इसको क्या कह रहे हैं? लेंडर, और इसको क्या कह रहे हैं? बोरोवर। ठीक होगी बात जी? लेंडर ने अमाउंट लेंड की है और बोरोवर जो है वो अमाउंट उससे बोरो करके उसके ऊपर उसको क्या पे करेगा? टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। क्लियर होगी बात जी? अच्छा, नाउ तो हमें छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट, बोरोवर कौन है, लेंडर कौन है, ये बात भी हमें समझ आ गई। दो छोटी सी और बातें, इंटरेस्ट क्या है और प्रिंसिपल क्या है। मैं पहले प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर देता हूं। प्रिंसिपल क्या है? द टोटल अमाउंट ऑफ मनी बीइंग बोरोड और लेंड। जो पैसे मैंने उधार दिए हैं, या अगर दूसरी पार्टी के एंगल से देखें तो जो पैसे मैंने उधार लिए हैं, यानी लेंडर के एंगल से देखें तो जो पैसे मैंने उधार दिए हैं, और बोरोवर के एंगल से देखें तो जो अमाउंट मैंने उधार ली है, जाहिर है बराबर ही होगी ना। अगर एक शख्स ने 1 कनाल का घर किराए पर दिया है तो किराएदार ने एक कनाल का घर किराए पर लिया। ये तो नहीं हो सकता मैंने आपको रेंट पर 1 कनाल का घर दिया है और आप कहें जी मैंने 10 मरले का लिया। ऐसा तो नहीं, तो बराबर ही होगी ना। इसी तरह ही है, मैंने आपको 5 लाख रुपया उधार दिया है तो यकीनन आपने मुझसे 5 लाख उधार लिया है। इस अमाउंट को हम क्या कह रहे हैं? प्रिंसिपल। जो अमाउंट उधार ली जाएगी या उधार दी जाएगी उसको हम क्या कह रहे हैं? प्रिंसिपल। फिर इस अमाउंट का जो किराया होगा उसको क्या कहेंगे? इंटरेस्ट कहेंगे। मैंने घर किराए पर दिया तो घर बेसिकली एक किस्म का, समझाने के लिए कह रहा हूं, ये प्रिंसिपल है, और जो घर का मुझे किराया आ रहा है वो मेरा इंटरेस्ट है। ऐसे मैंने 10 लाख रुपया किसी को उधार दिया, ये 10 लाख 1 मिलियन क्या है? प्रिंसिपल है। इसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट आ रहा है हर महीने, वो क्या है? इसका किराया, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज अ फी पेड बाय बोरोवर टू द लेंडर फॉर यूजिंग मनी टेम्परेरीली। क्योंकि प्रिंसिपल जब आप कोई चीज उधार पर देते हैं तो कुछ अरसे के लिए देते हैं ना, 1 साल, 2 साल, 5 साल। तो जो उसका किराया पे कर रहे हैं, फी पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं फॉर यूजेज ऑफ मनी, उसको क्या कह रहे हैं हम? इंटरेस्ट कह रहे हैं। तो 4 टर्मिनोलॉजी आपको समझ आ गई, बोरोवर, लेंडर, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट। ओके, अच्छा जी, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, टाइम लाइन। टाइम लाइन क्या है? ये कुछ भी नहीं है। टाइम लाइन की हम बात करते हैं कि हम जब कोई अमाउंट उधार देते हैं तो हम ऐसे एक, जैसे इंटीजर की लाइन नहीं आप कभी ड्रॉ करते थे क्लास 2, 3 में, ये वही लाइन है जैसे इंटीजर की लाइन होती थी। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मैंने टी लिख दिया है, समटाइम एन भी लिख देते हैं, अभी इसकी बात करेंगे, कुछ भी नहीं लिखते, 0, 1, 2, 3, 4। असल में 0 का मतलब है आज,
टुडे। जीरो का क्या मतलब है? टुडे, आज। जहां हम खड़े होकर बात कर रहे हैं, आज मैंने आपसे उधार लिया है या मैंने आपको उधार दिया है। कब? आज, टुडे। ठीक है। वन मीन आफ्टर वन पीरियड, शायद 1 ईयर कह लें अभी समझने के लिए। टू मीन आफ्टर 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, या आफ्टर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, या आफ्टर 1 क्वार्टर, क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड, कोई भी टाइम जैसे आप मेजर करना चाहें, मंथ में, वीक में, ईयर में, ये डिपेंड करेगा हमारा आपस का एग्रीमेंट क्या है, अभी समझ आ जाएगा आगे चलेंगे तो। इसको हम टाइम लाइन बोलते हैं। यहां मसलन मैंने लिखा 5500, एक शख्स ने आज 5500 उधार दिया है या लिया है। तो एक साल के बाद क्या होगा, 2 के बाद क्या होगा, 3 के बाद क्या होगा, 4 के बाद क्या होगा, ये अभी हम आगे चलेंगे तो इसके ऊपर डिटेल में भी थोड़ी बात करेंगे। नाउ जी, इंटरेस्ट अभी हमने एक्सप्लेन किया था। फिर एक वर्ड हमने यूज करना है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हम किसको कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है, मैं टाइम लाइन पर दोबारा वापस आता हूं। फर्ज किया ये 1 साल है, ये 2 साल है, ये 3 साल है, ये 4 साल है, और ये शख्स जिसने उधार लिया है, कितना लोन लिया इसने? 5500। कितना लोन लिया? 5500, 5500। अच्छा, जब आप गाड़ी किराए पर लेते हैं, मकान किराए पर लेते हैं, दुकान किराए पर लेते हैं, हमारे दौर की बात करें साइकिल किराए पर लेते थे, तो किराया तय करते थे। ऑब्वियस सी बात है, 1 माह का किराया कितना होगा, या 1 साल का किराया कितना होगा, या 1 दिन का किराया कितना होगा, ये आप तय करेंगे ना। जब आप चीजें रेंट पर ले और दे रहे होते हैं, उसी वक्त पता होता है कि हम किस टर्म्स की बात करें। मसलन अमूमन पाकिस्तान में जब आप घर किराए पर लेते हैं तो आप रेंट मंथली बात कर रहे होते हैं, 1 माह का किराया ये होगा। दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज के अंदर जब घर किराए पर लेने की बात हो रही होती है तो 1 साल के किराए की बात हो रही होती है। अच्छा जी, लेकिन जब आप किसी होटल में जाते हैं, वहां पे एक रूम किराए पर लेते हैं, तो फिर किराए की बात क्या हो रही होती है? 1 माह की नहीं, पर नाइट। ठीक है ना, पर नाइट। इसका मतलब है ट्रांजैक्शन की नेचर हमें खुद ही बता देती है कि यार यहां मैंने पर डे निगोशिएट करना है। अच्छा, आपने जैसे मैं कह रहा हूं साइकिल किराए पर लेनी थी, या आज के दौर में गाड़ी किराए पर लेनी है, या और कोई इस तरह की चीज किराए पर लेनी, तो हो सकता है वो आपको पर आवर रेट बता दे कि पर आवर मैं ये चार्ज करूंगा भाई, जितने घंटे आप इस्तेमाल करेंगे। या चलें आपके दौर की बात करते हैं, आप किसी अच्छे से जरा हाई एंड किसी गेमिंग जोन में चले जाइए। ठीक है, कोई गेम प्ले करने के लिए 2-3 दोस्त आप इकट्ठे हुए किसी तरह हाई एंड गेमिंग जोन में चले गए, तो आपको कैसे रेंट चार्ज कर रहे हैं? ले तो वो भी रेंट ही रहा है ना आपसे, वो कैसे रेंट चार्ज कर रहा है? पर ईयर आपसे पर आवर रेंट चार्ज कर रहा है। अब जितनी देर खेलेंगे बेटा, ये हमारा रेंट का रेट है। तो रेंट तो किसी भी तरह हो सकता है ना। तो ये वो वाली तरह लिखी होगी, ये साल भी हो सकते हैं, ये मंथ भी हो सकते हैं, ये वीक भी हो सकते हैं, ये आवर, कुछ भी हो सकता है जो ट्रांजैक्शन आप कर रहे होंगे। आगे चलेंगे तो इस पर डिटेल में भी। अच्छा, ये शख्स है, इसने बात कर ली 5500 इसने रेंट तय कर लिया। फर्ज करें इसने 10% पर एनम रेंट देना था, तो 5500 का 10% लें तो क्या आंसर आ गया? सॉरी, 550 रुपये आंसर आ गया। ठीक है ना,
इसका मतलब है इसने साल का रेंट इस पैसे का 5500 का, क्योंकि इसने 10% पर एनम तय किया, साल का 550 रुपया रेंट देना है। पहले साल का रेंट कितना बनेगा? 550। ये आज हम बनाना सीखेंगे। अगले साल भी 550, अगले साल भी 5। अब यहीं से एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। सिंपल इंटरेस्ट हम एक ऐसी सिनेरियो को कहते हैं जहां हमने ये वाली परसेंटेज, जो भी किराया तय हो गया, वो आपने इस प्रिंसिपल पर लगानी है, ओरिजिनल प्रिंसिपल पर लगानी है, ऐड कर करके नहीं लगानी। वो आगे चलेंगे तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट की एक बात करेंगे, जिसमें हम इंटरेस्ट प्रिंसिपल में ऐड करते हैं और फिर अगले साल वो वाला रेट लगाते हैं। यहां हम वो वाला रेट नहीं लगाते। इसका मतलब है हर साल हमने कितना इंटरेस्ट पे करना है? 550, 550, 550, 550। इसको हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? इंटरेस्ट इज ऑलवेज पेड ऑन प्रिंसिपल। Interest is calculated only on initial amount invested or borrowed. Simple interest is usually used for short-term investment or loan. शॉर्ट टर्म का मतलब होता है एक साल के अंदर अंदर जो काम है। अभी मैं रॉ शक्ल में बातें कर रहा हूं आपसे। एक साल के अंदर इंटरेस्ट पे कर दिया या इंटरेस्ट ले लिया, तो इसके अंदर अंदर जो पैसा है उसको हम क्या कह रहे हैं? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कह किसको रहे हैं? जब इंटरेस्ट आप ओरिजिनल अमाउंट जो आपने बोरो की है उस पर पे करते हैं। ओके, अब आते हैं जी, हमें कैसे पता चलेगा कि कितना किराया बन गया? ठीक है, देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर एन। एन की जगह बाद बुक में आपको टी भी लिखा हुआ नजर आएगा। ये हम टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो बाद दफा एन से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, टी से भी कर देते हैं। वैसे तो आप अल्फाबेटिकली कुछ भी कर दें, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या लिखा है? मैंने 4 चीजें लिखी हैं। इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर एन, इंटरेस्ट, रेंट। पी क्या है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल किसको कहते थे? जो अमाउंट आपने आज बोरो की थी या लेंड की थी। इसका मतलब है ये आम तौर पर कहां आ रहा होता है? टी 0 पर आ रहा होता है, एन 0 पर आ रहा होता है, क्योंकि बाद दफा हम एन से शो करते हैं और बाद दफा टी से शो करते हैं। और एनुअल इंटरेस्ट रेट, अभी मैंने एनुअल लिखा है, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। एनुअल इंटरेस्ट रेट रिटर्न एज ए डेसिमल, ये बड़ी अहम बात लिखी है। अगर इसके साथ परसेंटेज लिखा हो, क्योंकि रेट तो हम आमतौर पर परसेंटेज में बोल देते हैं ना, जैसे हम कहते हैं जी किस रेट पर आपने लिया जी, वो कहते हैं जी 12% पर, तो कहते हैं फिर 12% नहीं, आपने इसको एज अ डेसिमल लिखना है। ओके, खैर इस पर अभी हम बात कर लेते हैं। एंड व्हाट इज एन? टाइम एक्सप्रेस्ड इन ईयर्स। टाइम एक्सप्रेस्ड इन ईयर्स, ये एक फॉर्मूला आ गया जी हमारे पास। इंटरेस्ट इज इक्वल टू, और रादर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर एन। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर एन। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर एन। पी मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय एन। रेंट निकल आया। कितने अरसे का? जितने अरसे के लिए आपने लोन लिया है, क्योंकि एन हमने उतना अरसा पुट करना है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, ठीक है, पर ईयर नहीं। पी आर एन, टोटल टाइम का कितना इंटरेस्ट बना है, जितना अरसा आपने पैसा पे की इस्तेमाल किया है उसका इंटरेस्ट कितना बना है, और ये इंटरेस्ट आपने एंड पर लमसम पे करना है। एक बात, एक छोटी सी बात हम और डिस्कस करेंगे, अगरचे उसको हम अभी एक स्टेप के बाद टेकअप करेंगे, लेकिन यहां मैं उसको ले लेता हूं। आर एंड एन मस्ट बी इन सेम टर्म, द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या लिखा हुआ है? आर एंड एन
मस्ट बी इन सेम टर्म, क्योंकि आपने रेंट निकालना है ना। ये मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करता हूं। आपने घर किराए पर लिया, उसका रेंट था 12,000 पर मंथ। आपने 5 मंथ तक इस घर को इस्तेमाल किया तो फौरन से आंसर आ गया 60,000। क्या ख्याल है? क्योंकि ये किराया क्या था? मंथली, और ये भी क्या है? नंबर ऑफ मंथ। अगर मैं ऐसे लिखूं, आपने एक घर लिया किराए पर जिसका रेंट था 12,000 पर मंथ, और आपने ये घर यूज किया है 15 डेज। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रेंट नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा वैसे बाय द वे? बिकॉज R and N आर नॉट इन सेम टर्म। इनको सेम होना, जाहिर है मल्टीप्लीकेशन तो जब ही होगी ना जब ये लाइक विद लाइक डेटा होगा। R and N मस्ट बी इन सेम टर्म। यहां सेम था, आंसर आ गया। यहां सेम नहीं है तो ये आंसर, अगर मैं इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वो अमाउंट नहीं है जो मैंने पे करनी है। अब मुझे दो में से कोई एक काम करना चाहिए। ये मंथली रेंट है, मंथली रेंट है ना, तो या तो इसके मंथ बना दूं कि 15 डेज का मतलब मंथ की टर्म में क्या है? हाफ ऑफ द मंथ। यानी मैं ऐसे लिख दूं 12,000 मल्टीप्लाइड बाय हाफ मंथ 0.5, तो 6,000 किराया बन गया। अब ठीक हो गई बात। क्या ख्याल है? एक मैंने क्या किया, इसको चेंज कर दिया, n को चेंज कर दिया इसके मुताबिक। या मैं एक दूसरा काम भी कर सकता था, मैं रेंट को पर डे में ले आता। मैं कहता जी एक दिन का रेंट कितना है? 12,000 डिवाइडेड बाय 30। एक दिन का रेंट आ गया। 30 दिन का किराया था ना 12,000। अब मैं मल्टीप्लाई करूं नंबर ऑफ डेज से तो फिर आंसर ठीक आ जाएगा। यानी या R को, जी तो हम कह रहे थे R एंड N मस्ट बी इन सेम टर्म। या R को N के मुताबिक कर लें या N को R के मुताबिक कर लें। ऑब्वियसली जब ही आंसर आएगा। जब हम क्वेश्चन में चलेंगे तो फिर इसके ऊपर बात भी करेंगे। अच्छा जी, इंटरेस्ट कैसे निकालना है? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट यानी कितना किराया पे करना है। अब बिल्कुल स्क्रैच से हम शुरू करेंगे इन सारी बातों को। देखिए जरा, एक छोटा सा वहां फिक्रा आ गया था, डेसिमल। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे चलेंगे। वो जो आपके जहनों में खौफ है ना कि पता नहीं क्या होगा, तो फाइनेंस शुरू हो गया, तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल स्क्रैच से हम इसको लेकर चल रहे होंगे। एक एक बात आपको समझ आ रही होगी इंशाअल्लाह ताला। ये कोई ऐसा मुश्किल टॉपिक है नहीं जैसा बच्चों ने बनाया हुआ है। देखिए जी, सबसे पहले छोटी सी बात करते हैं, राइट एज डेसिमल। जब हमें परसेंटेज साइन को रिमूव करना हो तो हम क्या करते थे? डिवाइडेड बाय 100 कर देते थे। छोटी क्लासेस से आपने बात पढ़ी। यानी 4 डिवाइडेड बाय 100 विच मीन्स 4% को फॉर्मूला में 0.04 लिखेंगे। ठीक है ना? या आपके पास जो ये साइंटिफिक कैलकुलेटर्स आ गए ना, इसमें या आप ऐसे लिखें 4 और फिर परसेंट का साइन भी लिख दें, तो फिर ये कैलकुलेटर खुद ही उसको डिवाइड कर लेगा। मेरी बात समझ गए? 4 के साथ परसेंट का साइन लिख दें तो भी ठीक है, ये कैलकुलेटर उसको हैंडल कर लेता है। लेकिन अदरवाइज 0.04, तो 7.08% का क्या मतलब बना? 7.8 डिवाइडेड बाय 100, तो 0.078। 10.3 डिवाइडेड बाय 100, तो क्या बना ये? 0.103। 20% मीन्स 0.2। डेसिमल मस्ट बी रिटन एज डेसिमल, must be written as decimal। क्लियर हो गई बात जी? जब फार्मूला में PRN में लिखना है तो R must be written as decimal। ये एक्सप्लेनेशन आपके पास आ गई।
ओके, नाउ अगर हम फर्दर आगे चलें, समटाइम वो जो भी हम कह रहे हैं कि R एंड N मस्ट बी इन सेम टर्म, R एंड N मस्ट बी इन सेम टर्म, तो बाद दफा में मंथ बनाने पड़ेंगे, ईयर बनाने पड़ेंगे, तो ये बड़ा कोई क्लास 4 का बच्चा कर सकता है। मतलब मैंने ऐसे जस्ट आपको टेकअप करने के लिए, हाउ मैनी मंथ्स इन 4 ईयर। अब ये मैं कोई बड़ा फाइनेंस नहीं पढ़ा रहा आपको इस वक्त, जस्ट ऐसे कि ताकि हर बात हम क्लास में डिस्कस कर लें। तो ऑब्वियसली हमें देखना पड़ेगा 4 into 12 मंथ बन गए। हाउ मैनी मंथ्स इन 9 ईयर, तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 12, 5.5 मल्टीप्लाइड बाय 12, 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 12, ऐसे बन जाएंगे ना। और बाज मर्तबा हमें मंथ के ईयर्स बनाने पड़ जाएंगे। मसलन अगर मैं आपसे कहूं, ये सिनेरियो पर डिपेंड करेगा ना, R एंड N सेम टर्म में लाने के, मैं कहता हूं जी 18 मंथ्स, हाउ मैनी ईयर्स, तो आप क्या करेंगे, फौरन देखेंगे कि एक साल में कितने माह होते हैं, तो 18 डिवाइडेड बाय 12, इट इज 1.5 ईयर्स। क्या ख्याल है, ऐसे ही होगा ना, छोटी छोटी थी कैलकुलेशन, मंथ से ईयर में, ईयर से मंथ में। नोट्स में जो इसके साथ अटैच होंगे उसमें आप देखिएगा बहुत सारा ये मटेरियल आपको नजर आ जाएगा। क्लियर होगी बात। मसलन अगर हमें डेज हैं 15 डेज और कन्वर्ट करना है मंथ में, तो क्या करूंगा, 15 डिवाइडेड बाय 30 मीन्स 0.5 मंथ। वीक के डेज बनाने हैं, डेज के वीक बनाने हैं, मंथ के ईयर बनाने हैं, ईयर के मंथ बनाने हैं। एक लफ्ज हम और इस्तेमाल करेंगे, क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब क्या होता है जी, 4 हिस्सों में डिवाइड करना, ठीक है ना। ये देखिए हमारा एक ईयर जो है उसमें कितने मंथ होते हैं, 12, 1 2 3 12 मंथ होते हैं। इसके 4 टुकड़े करना, इसका मतलब है 3 मंथ यहां, 3 मंथ यहां, 3 मंथ यहां, 3 मंथ यहां। तो क्वार्टर, जरा बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, तो ये याद कर लें, क्वार्टर हम 3 मंथ के पीरियड को कहते हैं। बच्चे समझते हैं 4 मंथ को क्वार्टर कहते हैं, नहीं, 4th पोर्शन को क्वार्टर कहते हैं, यानी 1/4 को क्वार्टर कहते हैं, 4 महीनों को क्वार्टर नहीं कहते। इसका मतलब है क्वार्टर आम, अगर हम कैलेंडर ईयर से चले, जनवरी फरवरी मार्च एक क्वार्टर, अप्रैल मई जून दूसरा क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर तीसरा क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4th क्वार्टर। क्लियर हो गई बात। इसका मतलब है अगर कभी मंथ के क्वार्टर बनाने पड़ गए तो क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं, 3 मंथ होते हैं। बात समझ आ गई। मसलन 12 मंथ, तो क्या करूं, डिवाइडेड बाय 3, 4 क्वार्टर आ गए। 15th मंथ डिवाइडेड बाय 3, 5 क्वार्टर आ गए। 18 मंथ डिवाइडेड बाय 3, 6 क्वार्टर आ गए। 24 मंथ डिवाइडेड बाय 3, बात समझ आ गई। तो जस्ट ऐसे कोई टाइम कन्वर्जन, क्योंकि R एंड N मस्ट बी इन सेम टर्म, तो कभी हमें मंथ के क्वार्टर बनाने पड़ जाएंगे, कभी क्वार्टर के मंथ बनाने पड़ जाएंगे। तो ये छोटा सा काम ये क्लास 3-4 में बच्चे कर लेते हैं, कोई ऐसा इसमें फाइनेंस से रिलेटेड कोई ऐसी बात है नहीं। अच्छा जी, कन्वर्ट दीज रेट टू मंथली इंटरवल, हम 2 काम कर सकते हैं ना, या मंथ के R को चेंज कर लें या N को चेंज कर लें। तो अगर R को चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, मसलन ये लिखा हुआ है 9% पर एनम। पर एनम का क्या मतलब होता है, सालाना, 9% सालाना।
9% पर एनम। लेकिन अगर मैं कहूँ जी 1 महीने का इंटरेस्ट कितना है, तो फिर क्या करूँगा मैं, 9 डिवाइडेड बाय 12। और अगर मैं कहूँ कि क्वार्टर का कितना रेंट होगा, तो फिर क्या करूँगा, 9 डिवाइडेड बाय, कितने क्वार्टर है साल में, कितने क्वार्टर है साल में, 3 के 4, 4 साल में 12 मंथ है ना, इसलिए 12 से डिवाइड कर दिया। साल में 4 क्वार्टर हैं, इसलिए इसको 4 से डिवाइड कर दिया। अगर मैं कहूँ 1 हफ्ते का किराया कितना है, तो फिर मैं कहूँगा 9 डिवाइडेड बाय 52, क्योंकि साल में 52 वीक्स होते हैं ना। ऐसे हम रेट चेंज कर सकते हैं, पर मंथ, पर क्वार्टर, पर वीक, हत्ता के पर डे, एक दिन का किराया कितना है, तो 9 डिवाइडेड बाय 365। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? R एंड N शुड बी इन सेम टर्म, या R को चेंज करने N के मुताबिक, या N को चेंज कर लिया करेंगे R के मुताबिक, जहां जरूरत पड़ेगी। अच्छा जी, ना देखिए एक छोटे से एक क्वेश्चन देखते हैं। असलम borrowed 4,250 from his friend for 2 years। असलम ने 4,250 रुपया उधार लिया है, किससे, अपने दोस्त से। इफ ही was charged a simple interest rate of 6% per annum। वो कह रहे हैं कि अगर 6% सालाना इंटरेस्ट तय हुआ हो, हमारे ध्यान में एक फार्मूला आना चाहिए। इंटरेस्ट निकालना है तो क्या फार्मूला पढ़ कर आए अभी आप, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर एन, ऐसे है। इसका मतलब है इस सवाल में से हमें 3 चीजें ढूंढनी हैं। सबसे पहले हमें ढूंढना है कि इसमें पी क्या है। पी किसको कह रहे थे, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल किसको कहते थे, कितने पैसे उधार लिए हैं, ठीक है ना, कितने पैसे उधार लिए हैं, कितने पैसे उधार लिए हैं, 4,250 इज द प्रिंसिपल। सो वी कैन से कि एक चीज हमें मिल गई सवाल में से, हमने इधर लिख लिया, प्रिंसिपल इज 4,250। दूसरा हमने ढूंढना है आर। आर का मतलब है इंटरेस्ट रेट, 6% पर एनम, 6% पर एनम। आर भी आ गया, आर इज 6%, लेकिन कैसे, पर एनम, सालाना। कैसे, सालाना, साल का 6%। एन कितने अरसे के लिए लोन लिया, एन मीन्स कितने अरसे के लिए लोन लिया है, फॉर 2 years। बस ये 3 चीजें ढूंढनी थी आपको सवाल में से। सो एन इज 2 years। सवाल में से आपने ये 3 चीजें ढूंढ ली, पी आर एन। और अब मेरे उस डायलॉग की तरफ आइए। आर एंड एन मस्ट बी इन सेम टर्म। आर क्या है, साल का 6% किराया। कितने अरसे के लिए लिया है, 2 सालों के लिए। ये भी साल, ये भी साल, ये ऑलरेडी सेम टर्म में है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये मंथ होते तो फिर ये एक जैसे ना होते, फिर हम किसी एक को चेंज करके दोनों को क्या कर रहे होते, बराबर कर रहे होते, सेम कर रहे होते। और एक अगली बात, जब भी हम फॉर्मूला में लिखेंगे तो परसेंटेज रिमूव करके लिखेंगे, डेसिमल में लाएंगे ना इसको। इसका मतलब है इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर एन। पी क्या आ गया, 4,250 मल्टीप्लाइड बाय 6% मीन्स 0.25
0.06 अभी हमने कन्वर्ट करना सीखा, और n कितना है, मल्टीप्लाइड बाय 2। तो वो जो बात मैं कह रहा था मैं आपसे एक्सप्लेन भी कर देता हूं। कैलकुलेटर पर आइए अपने, ये आ गया जी 4250 मल्टीप्लाइड बाय 0.06 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू 510। क्लियर होगी बात? ये क्या है, जरा तवज्जो करें, ये क्या है? ये पैसा आपने लोन लिया, 4,250 रुपए का लोन, 2 सालों तक इस्तेमाल करने से आपने पैसे का कितना किराया इंटरेस्ट पे करना है, 510। ये दोनों सालों का किराया है। बिकॉज इधर देखिए, अगर आप तवज्जो करें, जब मैं यहां तक था ना फार्मूला में, तो ये 1 साल का किराया निकला था। आगे मैंने n से मल्टीप्लाई किया तो 2 सालों में कन्वर्ट हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करता तो 3 सालों में होता, 4 से करता 4 में हो जाता। बात समझ रहे? अब अगर तवज्जो करें, अगर इस शख्स ने 2 साल के बाद उसका उधार चुकाना है तो उसको क्या पे कर दें, 510 रुपीज। शाबाश, सोचें, आपसे तो यही उम्मीद की जा सकती है कि आप 510 रुपया दे के कहेंगे भाई आपका मेरा हिसाब क्लियर हो गया। नहीं भाई नहीं। जब आप मकान किराए पर लेते हैं तो क्या करते हैं, मकान भी वापस करते हैं, किराया भी देते हैं। ये तो किराया निकला है ना, 510 रुपया तो किराया है। अगर हम हमारा उसका ताल्लुक यहां खत्म हो रहा है तो हमने उसको कितने पैसे देने हैं, नंबर 1 4,250 रुपए उसका प्रिंसिपल जमा उसका किराया। अब एग्जामिनर बाज मर्तबा यहां अल्फाज से खेला करेगा हमारे साथ। बाज दफा कहेगा बताइए कितना किराया बना है, तो 510 रुपया किराया बना है। बाज दफा कहेगा बताइए कितने पैसे वापस करने हैं, तो फिर उसमें किराया ऐड करें तो 4,760 रुपये आपने वापस करने हैं। मेरी बात फॉलो कर गए कि नहीं? 510 क्या था, किराया, कितने अरसे का, 2 सालों का। लेकिन अगर यहां ट्रांजैक्शन खत्म हो रही है, हम उसके पैसे वापस करके बस खत्म, तो फिर हमने उसको पैसे कितने वापस करने हैं, 4,760 रुपये। बात समझ आई? हमने फ्यूचर में आज पैसे लिए उसे कितने, 4,250। फ्यूचर में उसे टोटल कितने पैसे वापस करने हैं? अगर जरा सा गौर करें, मैं अपनी पिछली स्लाइड पर वापस लेकर जाऊं आपको, बिल्कुल जहां से मैंने आगाज किया था, ताकि इसके साथ अटैच कर दूं मैं उस बात को। तो जरा देखिए, मैंने आपको यहां ये एक बात समझाई थी कि फ्यूचर की मनी क्या होती है, पैसे फ्यूचर में कितने वापस करने हैं। एक उसके जितना उधार लिया प्रेजेंट वैल्यू 4,250, एक उसकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एक उसकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी वापस करनी है। कितने पैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बने, ये मेरा ये अमाउंट है और ये मेरी ये वाली अमाउंट है, और मैंने टोटल जो पैसे वापस करने हैं ये मेरे ये वाले पैसे हैं। बात फॉलो कर गए? क्या कह रहे थे हम, यहीं से तो शुरू किया था। फ्यूचर में कितने पैसे वापस करने हैं, उस बंदे के पैसे जो उससे बारो किए, प्रेजेंट वैल्यू आज जो बारो किए, और उसकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी यानी किराया, ये वापस करना है। ये मेरा किराया है, ये मैंने पैसे लिए थे, तो ये मैंने उसको वापस करने हैं। तो अगर आप गौर करें तो उतना मुश्किल काम नहीं है। हाँ ठीक है, थोड़ी सी लर्निंग का इम्पैक्ट जरूर आएगा। स्लोप में आप पढ़ रहे थे ना एक बात, कि अगर हम अपवर्ड जा रहे हैं तो जोर तो लग रहा होगा फिर, और अगर ऑटो पर ही मूव कर रहे हैं जी, खुद ही फ्री फ्लोट हो रहा है, तो इसका मतलब है आप नीचे आ रहे हैं, फिर ऊपर नहीं जा रहे।
तो शायद कहीं कहीं ये इम्पैक्ट आए। एक नया टॉपिक है, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े एतमाद के साथ आपने इसको शुरू करना है। मैं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के ज़ात पे एतमाद करके कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ में आपका ये टॉपिक होगा, अल्लाह ने चाहा तो सबसे ज़्यादा अच्छा टॉपिक आपको ये आता होगा। बस आपने एक काम करना है, रोज़ाना का काम रोज़ाना करते जाना है, ठीक है ना, रोज़ाना का काम रोज़ाना करते जाना है। एक दो दिन में इसका फ्लो बन जाएगा, एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम कर चुके होंगे, फिर इसको पुशअप करेंगे और आगे लेकर चलेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ आया होगा, अर्निंग कैपेसिटी ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ आया होगा, और पैसे का किराया कैलकुलेट करना, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, I = PRN, ये वाला फॉर्मूला आपको एटलीस्ट समझ में आया होगा, ठीक है ना। P=1, ये वाला फॉर्मूला, ये आपको समझ में आया होगा इंशाअल्लाह ताला। और इसकी छोटी छोटी सी एक दो इम्प्लीकेशन, कौन सी इम्प्लीकेशंस? R and N should be in same term, ये आपको क्लियर हो गया। आज हमने सीखा है किसी पैसे पर उसके टोटल टाइम फ्रेम में, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में कितना इंटरेस्ट बनेगा, कितना किराया बनेगा, ठीक है, लमसम टोटल किराया कितना बनेगा, PRN, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, R and N must be in same term। कल इंशाल्लाह ताला यहाँ से फर्दर इस टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे। आपने बड़े जोश और जज्बे के साथ इसको लेकर चलना है इंशाल्लाह ताला। ये एक आसान टॉपिक, आप इसको कल को कह रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। तो कल होती है जी मुलाकात इंशाल्लाह। थैंक यू।